रहमान मेहताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और मैंने रिक्वेस्ट की है आज एक्टिंग गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद साहब से कि सर पाकिस्तान की इकॉनमी मैं समझता हूँ कि एक चैलेंजिंग सिचुएशन के अंदर है, तो इस पे चंद जल्दी से मैं उनके सामने सवाल रखूँगा और इस उम्मीद के साथ कि आप हमें अपने कमेंट्स भी देंगे और अपनी जो आपकी आरा है उससे भी आगाह करें। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे टाइम दिया। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो मुझे थोड़ा सा एक्सटर्नल फाइनेंसिंग जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि IMF ये कह रहा है कि $4 बिलियन की हैं, जब वो कर लेंगे तो हम टेंटेटिवली बाय एंड ऑफ अगस्त जो है वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग कर लेंगे। तो आप क्या समझते हैं कब तक चले, टाइम फ्रेम ना भी बताएं लेकिन कब तक आपकी तवक्को है कि ये एक्सटर्नल फाइनेंसिंग अरेंजमेंट जो है वो हो जाएगी? तो साहब मेरे ख्याल में कि काफ़ी जल्दी हो जाएगी। इसकी वजह ये है कि जिन मुल्कों के पास हम जा रहे हैं ये $4 बिलियन लेने के लिए, ये हमारे फ्रेंडली मुल्क हैं और इन्होंने पहले भी हमारी मदद की हुई है। 2019 में जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ था उस वक्त भी इन लोगों ने हमारी काफ़ी हेल्प की थी। इसमें चाइना शामिल है, सऊदी अरबिया शामिल है, UAE शामिल है। और दूसरी वजह जिसकी वाई आई एम कॉन्फिडेंट वो ये है कि IMF का भी इसमें एक स्टेक है। तो ना सिर्फ हम बात कर रहे हैं इनके साथ, IMF भी इनसे बातें कर रही है। और ये $4 बिलियन मैं आपको ये भी बता दूँ मेहताब कि ये एक्स्ट्रा फाइनेंसिंग है, ये वो फाइनेंसिंग नहीं है जो टेक्निकली हमें ज़रूरत है। ये अगर हमें मिल जाए तो हमारी रिजर्व की सिचुएशन और भी बेहतर हो जाएगी। टोटल हमारी रिक्वायरमेंट है कितनी सर? हमारे एस्टिमेशन के मुताबिक स्टेट बैंक की $34 बिलियन ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स। ठीक है, और एडिशनल अगर ये $4 बिलियन कर लें तो ये हमें रिजर्व्स बिल्ड करने के लिए चाहिए सर? एब्सोल्युटली, इसलिए क्योंकि अगर हमारी रिक्वायरमेंट्स और हमारी सोर्सेज एक ही तरह की होंगी तो फिर हमारे रिजर्व्स ऊपर नहीं जाएंगे। रिजर्व्स तभी ऊपर जाएंगे जब ओवर फाइनेंस्ड होंगे और वो चाहते हैं कि हमारी रिजर्व की सिचुएशन अनफॉर्चुनेटली अभी क्योंकि इतनी अच्छी नहीं है, सबको पता है 2 महीने इंपोर्ट से कम अभी हुई है हमारी रिजर्व सिचुएशन। हम खुद भी चाहते हैं कि ये ऊपर जाए और ये तभी होगा जब इनफ्लोज आउटफ्लो से ज़्यादा हो। अच्छा सर, एक IMF ने और भी ऑगमेंटेशन की भी बात की है जिसमें $6 बिलियन से बढ़ा के वो $7 बिलियन टोटल प्रोग्राम कर रहे हैं और 1 साल की मेरे ख्याल में टाइम पीरियड भी एक्सटेंड कर रहे हैं। तो ये 1 साल का टाइम पीरियड जो है ये जून तक होगा अगले साल तक, और ये जो $1 बिलियन एडिशनल है इसका टाइम फ्रेम किस तरह से होगा और क्या प्रोग्राम का जो बुनियादी ऑब्जेक्टिव्स थे उन्हीं को हासिल करने के लिए किया जाएगा? ये जो अगली रिव्यूज़ होंगे उनकी कंडीशनलिटीज़ और बाकी चीज़ें किस तरह से तय करेंगे? जी मेहताब, आप याद करें कि जुलाई 2019 में हमारा शुरू हुआ था प्रोग्राम। यूजुअली IMF के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो 3 साल के होते हैं, लेकिन वो एक्सटेंडेबल होते हैं 1 साल से, 4 साल का हो सकता है। तो अब हमने कहा है उनको कि क्योंकि ये मुश्किल साल है सबके लिए, हमारे लिए भी मुश्किल है, पूरी दुनिया के लिए मुश्किल है, हम चाहेंगे कि वो हमारे साथ 1 साल और रहे। तो ये जून तक अब रहेगा और क्योंकि अब ये लंबा हो गया है तो IMF एक कैलकुलेशन करती है कि एक मुल्क को वो कितना पैसा दे सकते हैं, कोटा की बेसिस पे होता है और एक फ़्लो होता है कि हर साल कितना, तो उसकी बेसिस पे क्योंकि लंबा हो गया प्रोग्राम $1 बिलियन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। लेकिन जो प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो तो वही रहेंगे, लेकिन क्योंकि दरमियान में आपको याद होगा कि तकरीबन 1 साल कोविड आ गया था, तो वो उसकी वजह से थोड़ा सा गैप आ गया था। तो वो जो उनके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे भी ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हमने कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने हैं, कुछ मेजर्स हमने लेनी है टैक्स साइड पे, कुछ हमने कम्पिटिटिवनेस के लिए लेने हैं, वो चीज़ें तो वही रहेंगी। लेकिन क्योंकि दरमियान में वो गैप आ गया था तो अब उसको उन्होंने रीप्रोफाइल करना है थोड़ा सा, लेकिन पैसा उसमें हमें एक्स्ट्रा मिल जाएगा और हमें कवर थोड़ी ज़्यादा लंबी देर के लिए मिल जाएगी। IMF के साथ अभी हम रहें तो बेहतर है हमारे लिए, क्योंकि अगले 12 महीने पूरी दुनिया के लिए मुश्किल है। वो मुल्क जिनके पास IMF प्रोग्राम्स होंगे वो एक बहुत बेहतर सिचुएशन में होंगे। सर मेजर चैलेंजेस इस टाइम क्या क्या हैं? एक तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट और एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की नीड्स हैं, दूसरा इन्फ्लेशन बड़ी हाई है सर। जी मेहताब, इसमें देखें पूरी दुनिया में हाई है। अमेरिका में इस किस्म की इन्फ्लेशन 40 साल के बाद आई है। UK में आप देख लें, यूरोप में, पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन। जैसे हम कोविड से निकले हैं, कुछ सप्लाई डिस्ट्रप्शंस थी उसकी वजह से हो रहा है, कमोडिटी प्राइसेस वैसे ही ऊपर जा रही थी, अब रशिया यूक्रेन की वजह से और भी ऊपर चली गई हैं। तो इसमें एक ग्लोबल फैक्टर पूरी दुनिया इसके साथ ग्रैपल कर रही है। पाकिस्तान में भी ऊपर गई है इन्फ्लेशन कुछ इसलिए भी हो रही है कि कोर इन्फ्लेशन भी पाकिस्तान में ऊपर चली गई है। सिर्फ ये नहीं है कि फूड और फ्यूल, अगर तो सिर्फ वो होती तो फिर भी एक बेहतर सिचुएशन होती। अनफॉर्चुनेटली कोर भी ऊपर चली गई है। कोर का जो होता है इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन होती है जब अगर आप फूड और फ्यूल को निकाल लें, क्योंकि वो सप्लाई साइड की होती हैं चीज़ें। अगर कोर आपकी ऊपर जा रही है इसका मतलब है या तो आपकी इकॉनमी ओवरहीट कर रही है या एक्सपेक्टेशंस ऑफ इन्फ्लेशन भी आ रही हैं। तो अब हमने इंश्योर करना है कि ये जो डिमांड साइड वाला जो मसला चल रहा है
इसको हमने थोड़ा काबू में लेके आना है। और वो इसलिए चल रहा है कि 2 साल हमारी इकॉनमी 6% पे ग्रो करती रही है, फिस्कल ईयर 21 में भी और फिस्कल ईयर 22 में। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के लिए 6% ग्रोथ थोड़ी सी हाई साइड पे है। हमारी इकॉनमी इसको सस्टेन नहीं कर पाती, इसमें इन्फ्लेशन आ जाती है या इसमें करंट अकाउंट का बहुत सर एक मुझे बताएं, ये हमारी इकॉनमी में बूम एंड बस्ट साइकिल कब तक जारी रहेगी? हम थोड़ा सा ग्रो करते हैं, उसके नतीजे में 2 इम्बैलेंसेस क्रिएट होते हैं, एक करंट अकाउंट डेफिसिट और एक बजट डेफिसिट, जिनको ट्विन डेफिसिट भी कहा जाता है। क्या प्री रिक्विजिट्स हैं कि हम सस्टेनेबल ग्रोथ जो है वो हासिल कर सकें? मैं तो अब दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल कंट्रीज़ रहे ना, उनकी ग्रोथ पिछले अगर आप 50-60 साल में देखें 2 चीज़ों से आई हैं, इन्वेस्टमेंट से और एक्सपोर्ट से। और इन दोनों चीज़ों में पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत कमज़ोर है। हमारी इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क में 10-12% होती है जीडीपी की, इसी तरह हमारे एक्सपोर्ट भी 10-12% होती है जीडीपी की। तो इस मॉडल के साथ हमारी सस्टेनेबल ग्रोथ हो ही नहीं सकती। जब तक हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगी, हमारे एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगे, बाहर से अच्छा कैपिटल नहीं आएगा पाकिस्तान के अंदर, तो आई एम अफ्रेड कि हम इन्हीं बूम बस्ट साइकिल्स में फंसे रहेंगे। सर एक्सपोर्ट्स और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए प्रोडक्टिविटी और ये सारी चीज़ें तो हैं, आपकी नज़र में बुनियादी वो क्या प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से ना हम इन्वेस्टमेंट बढ़ा सके हैं, ना सेविंग्स बढ़ी हैं और ना ही एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं? सर देखिए, एक तो इसमें हाथ है फाइनेंशियल सिस्टम का। जो फाइनेंशियल सिस्टम होता है वो आपकी सेविंग्स को इंटरमीडिएट कर रही होती है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, आपसे लेके मुझे अगर पैसों की ज़रूरत है मुझे देने चाहिए। तो एक तो हमारी एलोकेशन का इशू है कि हमारी सेविंग्स एलोकेट ठीक से नहीं हो रही, वो सेक्टर्स के पास जहाँ प्रोडक्टिविटी हाई हो सकती है वहाँ तक पैसा नहीं जा रहा। दूसरा मेहताब, जब भी एक इकॉनमी टेक ऑफ करती है सबसे पहले एग्रीकल्चर में शुरू होती है। एक बड़ा मुल्क हो ना, तो जब तक हम एग्रीकल्चर को सही से फिक्स नहीं करेंगे, फिर हमारी उसके साथ फिर मैन्युफैक्चरिंग भी ठीक हो जाती है, सर्विसेज। हम एक सर्विस ओरिएंटेड इकॉनमी बन गया है। हमने तो एग्रीकल्चर का भी बेड़ा गर्क किया और मैन्युफैक्चरिंग तो हमने कभी की ही नहीं सही से। सीधा ही हम सर्विस पे चलेंगे। सर्विस पे आप तब जाते हैं जब एक अमीर मुल्क आप बन जाते हैं। अमेरिका की सर्विस जो है सेक्टर, वो तकरीबन 60-70% उनकी इकॉनमी का है। हमारा भी तकरीबन इतना ही बन गया है, हालांकि हम एक गरीब मुल्क है। ये स्ट्रक्चर गलत है। अब इसको ठीक कैसे करना है आपने कहा, इसमें कुछ फिस्कल अथॉरिटीज़ का है हाथ, कुछ स्टेट बैंक का भी है कि भाई इकॉनमी को थोड़ा सा आप स्ट्रक्चर चेंज करें, फाइनेंशियल सिस्टम को चेंज करें। एक चीज़ मेहताब जो हमें बहुत ज़रूरी है करना, वो ये है कि हम इवैल्यूएट करें अपनी पॉलिसीज़ को। कितने सालों से हम सब्सिडीज़ दे रहे हैं एक ही सेक्टर्स को, हम भी देते हैं, स्टेट बैंक भी देता है, गवर्नमेंट भी देती है। इवैल्यूएट तो करें ना, इससे फ़ायदा भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो उसको थोड़ा चेंज करें। हर जो एक ज़िम्मेदार मुल्क होता है वो अपने रिसोर्सेज को बड़ी केयरफुली यूज़ करता है। अगर उनसे इफ़ेक्ट ना हो रहा हो जो आप चाह रहे हो, आप उनको चेंज करें पॉलिसीज़ को, उसमें क्या इतनी बुरी बात है। और दूसरी चीज़ मेरे ख्याल में मेहताब, चाइना को आप देख लें, ताइवान को आप देख लें, हांगकॉन्ग को आप देख लें, सिंगापुर को आप देख लें, मलेशिया को देख लें, पैसा जब बाहर से आता है ना आपके मुल्क के अंदर, वो एक तो सही सेक्टर्स में जाएगा और दूसरा वो आपके मुल्क के ऊपर एक थोड़ा डिसिप्लिन भी रखता है कि आप अपनी इकॉनमी को ठीक ही चलाएंगे तभी वो पैसा आएगा। हम एक सेविंग्स डिफिशेंट कंट्री है, हमें बाहर से कैपिटल की ज़रूरत है। बाहर से कैपिटल आ नहीं रहा, उसके बहुत से वजूहात है। एक तो शायद लोग कहते हैं सिक्योरिटी हमारे मुल्क में अच्छी नहीं है, कई लोग कहते हैं टैक्सेशन सिस्टम नहीं ठीक, कई लोग कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी ठीक नहीं मिलती। ये सब चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। ये कोई इनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इम्पॉसिबल है। अगर करने को आएँ तो हम ये चीज़ें ठीक कर सकते हैं, लेकिन इट विल रिक्वायर डेडिकेटेड लॉन्ग टर्म थिंकिंग एंड इट विल रिक्वायर लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स एंड ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स। अच्छा सर, एक चीज़ जो आपने कही और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम सब्सिडीज़, मैं अगर डोल आउट करते हैं बेसिकली, और सब्सिडीज़ मुझे लगता है कि फेंकते हैं बेसिकली, बस एक्सपोर्ट्स क्यों नहीं बढ़ा सके सर? हम मेरे ख्याल में टेक्सटाइल सेक्टर को जितनी सब्सिडीज़ और जितनी इंसेंटिव्स दिए गए हैं, उतनी इंसेंटिव्स अगर एवेल्यूएट करें उतनी ही एक्सपोर्ट्स हैं। तो आप इसमें देखें, जिस तरह मैं आपको कह रहा था कि बाकी मुल्कों से हमें सीखना चाहिए। ये जो एशियन टाइगर्स थे ना 60s, 70s, 80s, 90s, इन्होंने एक काम किया हुआ था, बड़े काम किए, लेकिन एक काम उन्होंने ये किया हुआ था कि अपने एक्सचेंज रेट को इन्होंने अंडर वैल्यू किया हुआ था। जो उसकी असली वैल्यू थी उससे कम रखा हुआ था ताकि उनकी चीज़ें बाहर सस्ती हों। हमने उल्टा किया हुआ था बड़े सालों, हमने उसको ओवर वैल्यू किया ताकि हमारे बाहर से इंपोर्ट्स आती रहे। तो एक तो हमने वैसे ही अपने एक्सपोर्ट सेक्टर को किया हुआ था डिसफेवर। वो अब हमारे निज़ाम बदल गया है, एक एक्सचेंज रेट आ गया है, वो फ्लेक्सिबल है। एक तो वो चीज़ बेहतर हो गई है, लेकिन उसके अलावा आपने अपने एक्सपोर्ट सेक्टर को उनके साथ बैठ के उनके मसले हल करने होते हैं, समझने होता है कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आपने लॉन्ग टर्म थिंकिंग करनी होती है, आपने उनकी हेल्प करनी होती है कि वो बाहर जाएं,
हुकअप करें बाकी कंपनीज़ के साथ, उनको बाहर लेके जाएं, ट्रेड फेयर्स में लेके जाएं। एक बाकायदा स्ट्रैटेजी होती है। ये जो चाइना ने किया, ये कोई ऐसे अचानक नहीं हो गया। इनके जो डेंग शाओपिंग थे, जो चेयरमैन माओ के बाद आए थे, ही वॉज अ रिमार्केबल मैन। उनकी वजह से इनकी इकॉनमी ऊपर गई है। वो गए सिंगापुर, उन्होंने देखा कि यार ये तो बड़ी दुनिया बदल रही है, यहाँ तो सप्लाई चेन्स हैं, ये वो वापस आए और उन्होंने अपने लोगों को इस पर काम पे लगा दिया कि भाई तुम भी लोग बाहर जाया करो, कंपनीज़ को देखो। हमारे लोग अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा है 20-25 साल में, मेहताब जब से मैं वापस आया हूँ, हम बहुत इनवर्ड लुकिंग बन चुके हैं। हमारा मुल्क माशाल्लाह बड़ा बहुत है, लेकिन हमारी जो ये होता है ना कि भाई फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, पीपल, आइडियाज़, पीपल तो हम बेचते हैं बाहर। हमारे मुल्क में कम लोग आते हैं, लेकिन बाहर हमारे लोग जा रहे हैं बाहर। ब्रेन ड्रेन उसे कई लोग कहते हैं, वो इतनी अच्छी चीज़ भी नहीं है, लेकिन जो कैपिटल होता है, आइडियाज़ होते हैं, एक कनेक्शन होता है दुनिया के साथ, वो हम लूज़ कर रहे हैं। हमारे पॉलिसी मेकर्स के ऊपर ये एक बहुत भारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी कंपनीज़ को लिंक अप करें फिर से ग्लोबल सप्लाई चेन। लेकिन सर आप ये भी नहीं समझते कि एक्सपोर्टेबल सरप्लस भी शायद उतना नहीं है जितना कि होना चाहिए, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चूँकि उस हद तक उसने ग्रो नहीं किया, शायद ये भी एक वजह है उसकी। तो आप देखें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कोई भी सेक्टर आपका जो है वो इंसेंटिव्स को रिस्पॉन्ड करता है, ये तो मैं बिलीव करता हूँ। अगर आपने उसकी टैक्सेशन ठीक की हो, आपने उसकी प्राइसिंग ठीक की हो, आपने उसके अराउंड इनेबलिंग एनवायरनमेंट ठीक किया हो, इकोसिस्टम ऐसा हो, HR आपकी ठीक हो, आपके पास कैपिटल, आप लोगों को देखिए, अगर एक कंपनी कोई बनाना चाहता है, कोई लेट्स से वो टायर बनाना चाहता है, वो कि कभी मुझे कोई स्किल्ड लोग चाहिए, वो किधर हैं वो लोग? अगर है ही नहीं, अब जितने भी उनको इंसेंटिव दे देंगे तो कुछ नहीं होगा। तो मैं कहने का मतलब ये कि आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि बाइंडिंग कंस्ट्रेंट क्या है उस इंडस्ट्री में, क्या नहीं मिल रहा उनको जो उनको मिलना है, और फिर आपने उसको प्रोवाइड करना है। ये होती है एक रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट पॉलिसी। ये नहीं आपने करना कि जी मैंने आपको सब्सिडी दे दी, अब आप अपने खुद जो करना है। सर ये भी देखें ना, मसलन अभी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स को ECC ने फिर वो चीप इलेक्ट्रिसिटी और गैस दी है, मुझे उस पर एतराज़ नहीं है। जो एडिशनल एक्सपोर्ट करे उसको दे। मेहता साहब, यही फ्यूचर है। अब हमने जो कुछ करना है ना, मेरे ख्याल में इसको हमने ऐसे डिज़ाइन करना है रिस्पॉन्सिबली कि इंसेंटिव्स शुड बी अलाइंड। हम तभी आपको सब्सिडी दें, तभी आपको कोई चीप चीज़ें दें अगर आप दिखा सकें कि आपने कुछ उसको किया। जब तक हम ये ओरिएंटेशन नहीं करेंगे तो फिर हमें नहीं पता चलेगा कि हमारी सब्सिडी सही इस्तेमाल हो रही हैं कि नहीं हो रही। अच्छा सर, आजकल LCs पे और इस पे बड़ा इशू है, लोगों के LCs नहीं खुल रही, और आपने अभी कैश मार्जिन में कुछ इंसेंटिव्स भी दिए हैं। तो बुनियादी तौर पे इसको आप इंपोर्ट की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, इस पे आप कब तक समझते हैं कि चीज़ें स्मूथ जो है वो हो जाएंगी? मेहताब साहब, हमारे ख्याल में इंशाल्लाह जिस तरह हम इकॉनमी को अब देख रहे हैं, जिस तरह हमने इंपोर्ट कंप्रेशन देख रहे हैं, क्योंकि अब चीज़ें काफ़ी हमने टाइट की हैं, मॉनेटरी पॉलिसी भी टाइट है, फिस्कल पॉलिसी भी टाइट हो जाएगी, और कुछ चीज़ें वैसे हम कर रहे हैं। तो जून में हमारा इंपोर्ट का बिल बहुत हाई हो गया था, उसमें एनर्जी इंपोर्ट्स का बहुत कंट्रीब्यूशन था। जुलाई में अभी तक हमने जो डेटा देखा है बहुत कम हो गई हमारी इंपोर्ट्स। अगर इसी तरह 2-3 महीने हमने काबू रखा इन चीज़ों के ऊपर, तो ये जो LCs का मसला है, जो वाकई मैं समझ सकता हूँ कि हमारे बिज़नेस सेक्टर के लिए बड़ा मुश्किल है, बड़ा हमें ख़ुद भी अच्छा नहीं लगता ये काम करना, आपस की बात है। हम देख रहे हैं कि 2-3 महीने में इंशाल्लाह इनको कम्प्लीटली फेज़ आउट हम कर देंगे, तो ये इंशाल्लाह हो जाएगा। जो हमने अभी किया कैश मार्जिन का, आप ज़रा समझना ज़रूरी है आपके नाज़रीन का, हमने बेसिकली इंसेंटिव चेंज कर दिया। अगर आपकी LC एक बड़ी शॉर्ट टर्म की LC है जिसकी वजह से हमारी फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर ज़्यादा प्रेशर रहेगा क्योंकि इंपोर्ट फ़ौरन हो जाएगी, उसका कैश मार्जिन हमने वैसे का वैसा रखा है। अगर आप जितनी दूर आगे लेके जाएंगे, LC आपकी 60 डेज़ की होगी, 90 डेज़ की होगी, 120 डेज़ की होगी, तो उसके हिसाब से हम कैश मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर दिया, तो कि हम इंसेंटिव दें कि आप अभी ना लेके आएँ गुड्स, थोड़ी देर में, क्योंकि उसके बाद वैसे भी हमारी सिचुएशन बेहतर हो जाएगी, IMF प्रोग्राम भी होगा, हमारी एक्सचेंज रेट की सिचुएशन भी बेहतर होगी, और जो अभी टेम्प्रेरी प्रेशर है ये कम हो जाएगा। अभी हमने सिर्फ अगले 2-3 महीने को मैनेज करना है, इंशाल्लाह ये मैनेज कर लें तो फिर आगे बेहतरी आएगी। अच्छा सर, शायद ये आप रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट पे तो बात ना करें, लेकिन वो उसमें ये है कि अगर डिसऑर्डरली मूवमेंट होगी तो स्टेट बैंक जो है वो उसमें डेफिनेटली इंटरवीन करेगा। क्या ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरवेंशन है, या आप जिस तरह के पहले स्टेट बैंक करता रहा है कि स्टेट बैंक मार्केट के अंदर डॉलर्स फेंक के उसको स्टेबलाइज करता था, तो अभी आपकी इंटरवेंशन का क्या तरीकाकार है? था साहब, ये सब तरीके हैं। हम इंटरवीन करते हैं जब हमें लगता है कि देखें, एक दिन में इनफ्लोज आपके आते हैं, वो यूजुअली आते हैं एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस की वजह से, आउटफ्लोज आपकी इंपोर्ट पेमेंट्स हो रही होते हैं, तो वो आपके फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को डिटर्मिन करता है। अगर हमें लगे कि एक दिन इतना प्रेशर आ गया इनफ्लोज का और आउटफ्लोज की गैप का कि मार्केट में एक अजीब सी पैनिक फैल रही है, जो बिड आस्क स्प्रेड्स हैं वो बहुत बड़े, दूसरी साइड पे कोई
खड़ा ही नहीं है पैसा लेने के लिए, डॉलर बहुत मांगे जा रहे हैं कोई सप्लाई करने की, तो फिर हम आते हैं और अपने रिजर्व्स इस्तेमाल करते हैं। हम ये पहले भी करते रहे हैं, अभी भी करते हैं और आगे जाके भी करते रहेंगे। जितने ये करने के लिए जितने आपके पास रिजर्व ज़्यादा हों उतना आप ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम बस बैठे रहते हैं और कहते हैं कि जी सप्लाई डिमांड है हम कुछ भी नहीं करते। जैसे ही हमें नज़र आता है कि बहुत हिल रहा है या बहुत पैनिक है मार्केट में, तो हम आते भी हैं और आते भी रहे हैं। उसके अलावा अगर हमें खुदा न खास्ता कोई इन्फॉर्मेशन मिले कि एक्सचेंज कंपनीज़ या बैंक्स या कोई भी और कोई ऐसी हमें कोई एविडेंस नज़र आए कि ये कुछ सही नहीं करे, तो हम इंस्पेक्शन करते हैं, बाकायदा उनको फ़ाइन करते हैं और ट्रेजर्स को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं। अभी क्या हो रहा था मेहताब साहब, क्यों इतना ज़्यादा हिल रहा था? क्योंकि बेसिकली एक अनसर्टनिटी बहुत ज़्यादा थी। मैं अगर एक एक्सपोर्टर हूँ, मुझे नज़र आ रहा है कि रुपया जो है वो गिर रहा है, तो मैं सोचता हूँ यार मैं थोड़ी देर और वेट कर लेता हूँ। इंपोर्टर जो है वो और नर्वस होता है तो वो और जल्दी आता है, तो वो जो एक नेचुरल गैप था हमारे इनफ्लो आउटफ्लो का वो तो और भी बढ़ जाता है ना, क्योंकि आपके जो इनफ्लो आना था वो रुक जाता है, आउटफ्लो। तो अब हम लोगों को जैसे हमने कम्युनिकेशन ज़्यादा की है, आपने देखा होगा जॉइंट स्टेटमेंट निकाली थी कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ने आया और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने, उससे हमने बताया कि हम सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं, हमारे ख्याल में ये इनफ्लो आउटफ्लो का गैप कैसे बेहतर होगा और हम फ्यूचर को कैसे देख रहे हैं। और उसकी वजह से अल्लाह का शुक्र है, आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिनों में काफ़ी बेहतर सिचुएशन हुई है। हमारे ख्याल में एक्सचेंज रेट ओवरशूट कर गया, अभी स्ट्रेंथन होगा इंशाल्लाह अगले चंद महीनों में। जैसे ये फंडामेंटल्स भी बेहतर होंगी, हमारी इंपोर्ट बिल भी काबू में आएगा, IMF के साथ हम होंगे, तो मुझे तो पूरी यकीन है कि ये जो आर्टिफिशियली थोड़ा सा वीकन हो गया क्योंकि लोगों की पैनिक बहुत ज़्यादा थी, सेंटिमेंट ख़राब था, वो बेहतर हो जाएगा। आपके कहने का मकसद ये है कि स्पेकुलेटर्स की खैर नहीं है। अब देखिए स्पेकुलेटर्स तो वैसी खैर नहीं होती। देखें स्टेट बैंक एक बहुत हार्श एटीट्यूड रखता है स्पेकुलेटर्स की तरफ, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप एक एक्सपोर्टर हैं और आपको लग रहा है कि अनसर्टन एनवायरनमेंट आप थोड़ी सी विद होल्ड करें, वो तो आपको अलाउड है, कोई इतना आपके पास 120 डेज़ होते हैं, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन स्पेकुलेटर्स को तो वैसे ही पता होना चाहिए कि ये हम हमेशा उनको देख रहे होते हैं, हमें बड़ा अच्छा डेटा हमारे पास होता है, कोई एविडेंस मिलती है तो हम एक्शन भी देते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात ये मेहताब कि क्योंकि फंडामेंटल्स बेहतर हो जाएंगे और सेंटिमेंट भी बेहतर हो जाएगी। देखिए अभी पॉलिटिकल अनसर्टनिटी की वजह से और IMF की अनसर्टनिटी की वजह से एक्स्ट्रा प्रेशर था। IMF की अनसर्टनिटी अल्लाह का शुक्र रिजॉल्व हो गई है, पॉलिटिकल अनसर्टनिटी भी हो गई क्योंकि इस गवर्नमेंट ने कहा है कि भी हमने रहना है अक्टूबर 2023 तक और हम IMF के साथ रहेंगे, तो उससे वो भी थोड़ी सी नीचे हो गई है सेंटिमेंट का जो मसला था। तो अब मेरा तो ख्याल है कि इंशाल्लाह आगे आप देखेंगे कि अब रुपया जो है वो ओवर टाइम थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा। एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद अब हमारे साथ ही रहिएगा। वक्फ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं।